ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे? क्रॉस प्रोडक्ट देखने वाले थे। क्रॉस प्रोडक्ट से पहले हमने डॉट प्रोडक्ट देख लिया था और सब्सट्रैक्शन को एज ए एडिशन ही समझा था कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो बहुत ही सिंपल केस है, लेकिन अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो इट इज़ लाइक एक वेक्टर में हम दूसरे वेक्टर का नेगेटिव जोड़ दे रहे हैं। अगर ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाना है तो बी का नेगेटिव लेके उनको जोड़ दिया, है ना। ये चीज़ दिमाग में एक बस कॉन्शियसनेस लगा के ऑन रखना। फिर प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, एक में जिसमें दो वेक्टर प्रोडक्ट का इंटरेक्शन, दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है उनका इंटरेक्शन एक स्केलर क्वांटिटी आता है, लेकिन अभी अब हम जो देखने वाले हैं वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो एक चीज़ जो देख रहे थे हम, क्या वो समझ में आई थी कि गेट में जब फोर्स लगाते हैं तो गोल घूम जाता है वो। हमने टॉर्क नहीं लगाया बट फोर्स के इफेक्ट से हमने टॉर्क प्रोड्यूस कर दिया, है ना। गोल नहीं घुमाया उसको, हमने डायरेक्ट ऐसा फोर्स लगाया सीधा, लेकिन टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। तो एक्चुअली टॉर्क इंटरेक्शन है दो वेक्टर्स का, एक डिस्प्लेसमेंट की एक्सिस से वो हैंडल कितनी दूरी पर है और एक फोर्स, तो आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो ये बस एक फार्मूला मैंने अभी पता है, अभी इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसे हम टॉर्क वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट बेसिक आइडिया क्या है कि दो वेक्टर्स का इंटरेक्शन यहाँ पे तीसरा वेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे हम विजुअलाइज करेंगे ये समझना चाहते हैं। तो लेट्स से एक वेक्टर है इधर ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है इधर, और हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो वो हमें राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करना पड़ेगा। राइट हैंड थंब रूल के लिए क्या बात याद रखनी है कि जो पहला वेक्टर है उसकी तरफ हमें अपना पाम करना है। मतलब पहला वेक्टर ए है, ये तो दूसरा, मतलब कि ए क्रॉस बी ले रहे हैं, मतलब इसको पहला बोल रहे हैं अपन, और ये दूसरा वेक्टर है, तो पहले की तरफ हमको पाम करना है। और हाथ ऐसे ही घूम सकता है, हाथ अदर वे राउंड ऐसे नहीं घूम सकता। ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही घूम सकता है हाथ। तो ऐसे पकड़ के हमने घुमाया तो अंगूठा जिस तरफ आया है उस तरफ क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आता है, मतलब इनटू द प्लेन। तो अगर हमारे सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन लिखी हो कि लेट्स से सी वेक्टर इज लाइक एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है उन वेक्टर्स को अगर हमने बनाया तो ऑफ कोर्स दो प्लेन में ही होंगे, वो दो वेक्टर्स प्लेन में ही होंगे। तो ये एक्स वेक्टर और ये वाई वेक्टर, तो इनको कंटेन करने वाले प्लेन से परपेंडिकुलर होगा ये तीसरा वेक्टर, है ना। जैसे इस पर्टिकुलर केस में इनटू द प्लेन। अच्छा, एक मैं नोटेशन तुम्हें बता रहा हूँ कि रिप्रेजेंट कैसे करें। 3D हम फिगर तो बना नहीं पाएंगे, तो अगर किसी चीज़ को हमें इनसाइड द प्लेन रिप्रेजेंट करनी है तो क्रॉस बनाते हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन इज लाइक इनटू द प्लेन। और अगर आउटसाइड द प्लेन बनाना है तो ऐसे डॉट बनाते हैं और ऐसे सर्कल बना देते हैं। तो दिस इज आउटसाइड द प्लेन। ये तुम कहीं कोने में लिख लो। तो C का डायरेक्शन जैसे यहाँ पर x क्रॉस y है, तो x क्रॉस y किधर होगा? इनटू द प्लेन। तो C को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा देंगे, दिस इज C वेक्टर। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑलरेडी हम देख चुके थे कि जो A क्रॉस B का जो क्रॉस प्रोडक्ट है A क्रॉस B, वो B क्रॉस A का अपोजिट है। इस चीज़ का क्या मतलब है कि A क्रॉस B अंदर की साइड आया है तो B क्रॉस A बाहर की साइड आएगा, है ना। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर रहेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में रहेंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि डॉट प्रोडक्ट में तो बराबर होते हैं वेक्टर्स, A डॉट B ले लो चाहे B डॉट A ले लो,
लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में बराबर नहीं होते। ए क्रॉस बी इज नॉट बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन अलग होता है ना, इसलिए बराबर नहीं है वो। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो अगर हमें रिप्रेजेंट करना है ए क्रॉस बी को, तो उसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले विजुलाइज करेंगे। अभी पूरा लिख लेते हैं, फिर सोचेंगे कि होता क्या है ये। तो ए बी साइन थीटा और कुछ डायरेक्शन भी होगा उसका, तो एन कैप लगा देते हैं। वो डायरेक्शन हमें राइट हैंड थंब रूल से मिल जाएगा, तो इसलिए एन कैप लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये ए बी साइन थीटा क्या है, अब इसको समझते हैं डिटेल में। जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट को समझा था कि एक वेक्टर का दूसरे पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं पहले वेक्टर के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट आ जा रहा है। अब ये क्या चीज़ है, इसको समझते हैं ज़रा। कि लेट्स से ये हमारे पास एक ए वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। अच्छा, अगर ए कॉस थीटा होता, इस जैसे वो हमारा वो था डॉट प्रोडक्ट वाला, तो वहाँ पे कॉस थीटा आया था। कॉस थीटा मतलब कि ये वाला प्रोजेक्शन। अब लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है साइन थीटा। इसका मतलब परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। कि लेट्स से ये एंगल थीटा है, तो ये वाली चीज़ क्या है, ए साइन थीटा। अब किन चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसका और इसका। जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, डॉट में हो रहा था ये बी ए, ये बी, और ये इनके बीच का एंगल थीटा, ये वाला प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा। तो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था ए कॉस थीटा और बी का, है ना। मतलब बी वेक्टर के साथ जो उस पर प्रोजेक्शन फॉल हो रहा है अलोंग दैट, उसका प्रोडक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर किसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है, जो उससे परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन ये डिफरेंस है दोनों में, डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में। इसको याद रखना है हमें। ठीक है, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है ये दोनों में, डॉट और क्रॉस में। तो एक डॉट प्रोडक्ट में तो हम किसका मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, अलोंग द वेक्टर जो कंपोनेंट आ रहा है, और क्रॉस में हम वो देख रहे हैं जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है, उसका मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने ए के कंपोनेंट्स तोड़े और ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो बी से है वो ले लिया। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। गाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या, ए का कंपोनेंट तोड़े और बी के साथ उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट इफ बी का कंपोनेंट लेते और ए के अलोंग करते, तो भी कुछ नहीं, सेम ही रहता। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब क्या करना है, हमें बी के कंपोनेंट्स लेने हैं। तो वो कुछ ऐसे अलोंग ए एक ऐसा आएगा और ए से परपेंडिकुलर कुछ यहाँ आएगा। इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ये वाला जो है ये होगा बी साइन थीटा। तो अब किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय ए। तो मैग्नीट्यूड दोनों टर्म्स में बराबर है। कि मतलब अगर तुम्हें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखना है तो इट विल बी ए साइन थीटा इंटू बी या ए इंटू बी साइन थीटा। दोनों चीज़ें बराबर है ना। तो बस कुल मिला के मैग्नीट्यूड को हमें ऐसे याद रखना है, ए बी साइन थीटा।
where a is the magnitude of vector a, b is the magnitude of vector b और theta is the angle between both the vectors. ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायरेक्शन भी आएगा. डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं आता था. a डॉट b इज जस्ट a b cos थीटा, नो डायरेक्शन बिकॉज स्केलर है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन भी आएगा. ठीक है, तो ये तो बात हो गई ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की. बट व्हाट इफ हमें मैथमेटिकली दिए हो वेक्टर्स, तब क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए? तो उसका एक तरीका होता है, सिंपलेस्ट तरीका समझेंगे हम. लेट्स से ए वेक्टर दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और इनको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर, मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. तो क्या करो, डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगाना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट मेथड. डिटर्मिनेंट मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कि जब भी वेक्टर फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे सामने वेक्टर्स आएंगे, हम यही तरीका आजमाएंगे. तो ए क्रॉस बी क्या होगा, यहाँ पर हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे. डिटर्मिनेंट क्या होता है कि एक ऑपरेटर होता है, उसमें हम कुछ एंट्रीज डालते हैं और कुछ ऑपरेट करने का तरीका होता है. तो सबसे पहले पहली रो आएगी, फिर दूसरी रो आएगी, फिर तीसरी रो आएगी. तो पहली रो में हमें क्या लिखना है, आई कैप जे कैप के कैप. तो आई कैप लिख लिया, जे कैप लिख लिया और के कैप लिख लिया. दूसरी रो में पहले वेक्टर के, पहले वेक्टर यानी कि पहला वेक्टर ए वेक्टर है. अगर गलती से यहाँ दूसरा वेक्टर लिख दिया तो आंसर गलत आ जाएगा. पहले वेक्टर के ही लिखना है. तो a1 a2 a3, a1 a2 a3, और फिर तीसरी रो में दूसरे वेक्टर्स के b1 b2 b3, b1 b2 b3. तो ये बहुत आसान काम हो गया. ये पहले तो एनालिस्ट कर लिया. अब केयर करने की बात ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं हम, और किस ऑर्डर में करेंगे, इधर से इधर और इधर से इधर. दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसी ऑर्डर में करेंगे. इस ऑर्डर में नहीं करेंगे कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ऐसा नहीं करेंगे. ठीक है, इसी ऑर्डर में करेंगे. तो अगर इसी ऑर्डर में करना है तो हमें साइन कन्वेंशन से साइन मार्क करने पड़ेंगे इन तीनों के. इसका साइन प्लस होता है, इसका माइनस और इसका प्लस, ये याद रखना है. ये स्टेप अगर मिस आउट हो गई तो फिर हम सोचेंगे आंसर गलत क्यों आ गया. तो इसको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है. फिर आंसर लिखेंगे. तो सबसे पहले प्लस आई कैप, तो प्लस आई कैप मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई उन चीज़ों का करना है जो ना तो आई के कॉलम में आए ना आई के रो में आए. मतलब आई को भी, आई के पूरे कॉलम को दिमाग से हटा दो और आई की पूरी रो को भी हटा दो. तो बचे कौन, ये और ये. और किस ऑर्डर में करना है, पहले इन दोनों का a2 b3 माइनस b2 a3. ठीक है, अब सब अपना अपना लिखो. फिर यहाँ से चेक करना मैंने सही लिखा है कि नहीं. लिखो इसको अच्छे से. इसके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन, ताकि अपने हाथ जम जाए इस पर.
यहाँ पे माइनस जे कैप आएगा और फिर सेम ऑर्डर में A1 B3 माइनस B1 A3, फिर प्लस के कैप आएगा और A1 B2 माइनस B1 A2। इस स्ट्रक्चर में हमें याद रखना है। तो देखो कुछ लोगों को सीखने का तरीका ये होता है, एक कंफ्यूजिंग पॉइंट ये हो सकता है कभी कभी कि वो ये वाली स्टेप नहीं करते, प्लस माइनस प्लस, ये स्टेप नहीं करते, यहाँ पे प्लस रहने देते हैं। ठीक है, तो अगर प्लस रहने दिया तो फिर वो साइकिल का ऑर्डर चेंज कर देते हैं जब जे को सॉल्व कर रहे होते हैं। मतलब ऐसे और ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे माइनस ऐसे कर देते हैं जे के टाइम, तो बराबर हो जाता है। तो अगर कभी कोई बच्चा ऐसे सॉल्व कर रहा हो कि B1 इंटू A3 माइनस A1 इंटू B3 जे के साथ, तो उसे लड़ना मत, बस चेक कर लेना कि उसने यहाँ माइनस नहीं प्लस लिया होगा, और अगर उसने प्लस ही लिया है तो फिर समझाओ उसको। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए अभी सॉल्व करो, देखते हैं कि सही आंसर किसका आता है। बी में केस बिल्कुल। तो यहाँ पे देखना, जो पहले वाले में यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, के का कुछ कोफिशिएंट नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब वहाँ पे एंट्री लिखो 0। +3 -1।
अपना अपना देखो, वो रोड क्रॉस करते टाइम और कैलकुलेट करते टाइम अपनी कॉन्शियसनेस पे करना है सर। कभी अगर तुम रोड क्रॉस करते दोस्त के भरोसे रहे कि वो दौड़ गया मैं भी दौड़ जाऊँ तो टकरा जाओगे। चेक करो सही है, मैच हो रहा है क्या अपना मैच हो। इधर पे कुछ नहीं, बस ये के कैप इधर लिख दिया मैंने, तो बस ये केयर करना है यहाँ पे कि उधर वो जानी चाहिए एंट्री। क्या फ्लो में हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन ऐसे पकड़ लेता है ये, है ना, तो इधर जाना चाहिए। ये क्वेश्चन लिखते हैं आप, बारिश आ गई तो क्वेश्चन लिखो, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ 5 मीटर पर सेकेंड। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ 5 मीटर पर सेकेंड। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ 5 मीटर पर सेकेंड and Surbhi is running with 3 meter per second horizontally, with 3 meter per second horizontally. तो सुरभि को रेन कितनी स्पीड से अपने ऊपर गिरते हुए नज़र आएगी। हिंदी में लिख लो, हिंदी भारत हमारी भाषा है, हिंदी हमारा देश है। तो सुरभि को रेन कितनी तेज़ी से अपने ऊपर गिरते हुए नज़र आएगी। सिचुएशन समझ में आई। अच्छा, अगर सुरभि हॉरिजॉन्टली खड़ी होती, बस कहीं दौड़ नहीं रही होती, तो उसे कितनी तेज़ी से गिरती हुई दिखाई देती? 5 से। तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। अभी क्या हो रहा है, शी इज़ रनिंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली, लेट्स से दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सुरभि। और रेन की वेलोसिटी क्या है, नीचे की साइड, एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेलोसिटी ऑफ रेन इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या बताना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन एज परसीव्ड बाय सुरभि, मतलब कौन है रेफरेंस फ्रेम, कौन है यहाँ पर, सुरभि। तो क्या लिखना चाहते हैं हम लिखना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू सुरभि। सो दैट इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू सुरभि। ऐसे RS करके लिख दिया, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू सुरभि। सो व्हाट इज दैट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ सुरभि।
ठीक है। तो वेक्टोरिकली हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ सुरभि को अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ना है। तो ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, और किससे जोड़ना है, वेलोसिटी ऑफ रेन से। तो इफेक्टिवली किधर वाटर फॉल होते हुए दिखाई देगा, कुछ इधर, यहाँ पे, इन दिस डायरेक्शन, है ना। और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये 5 है, ये 3 है, तो ये हाइपोटेन्यूस है, दैट विल बी 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, सो दैट इज़ 25 प्लस 9, दैट इज़ √34 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब तुम इमेजिन करो, अगर रेन ऐसी फॉल हो रही है और तुम उधर दौड़ रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, तो ऐसा लगता है ना मुंह पे पड़ रहा है, तो उसको लगेगा ऐसा मुंह पे पड़ रहा है ना। तो ये हो जाएगा √34 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन भी हम बता सकते हैं, वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल बता सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे बता दें, दिस इज, इफ दिस इज थीटा, ये वाले ट्राइंगल में देखो, ये परपेंडिकुलर है जो कि 3 है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, तो दिस इज 3, और ये बेस है, ये बेस कितना है 5, सो tan थीटा इज 3/5। अब इसकी कोई वैल्यू अपन जानते नहीं है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3/5। तो इसको ऐसे रिपोर्ट करेंगे, √34 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल tan इनवर्स 3/5 with the वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्टिकल पता ही है तुम्हें, है ना, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। वर्टिकल मतलब कि ऐसा ऐसा, और हॉरिजॉन्टल यानी कि इधर। मतलब अगर वर्टिकल कहीं शब्द लिखा आ गया तो हमें इमेजिन करना है ऐसे नीचे साइड या ऊपर साइड। वर्टिकली ऊपर फेंका है तो ऊपर साइड, नीचे फेंका है तो नीचे साइड। और हॉरिजॉन्टल यानी कि ज़मीन पे हम जैसे चलते हैं, हम हॉरिजॉन्टली चलते हैं ऐसे, ठीक है। दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। जब मैं 11th क्लास में आया था तो मैं आधे साल तो यही नहीं समझ पाया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता क्या है, तो इसलिए मैंने बताया ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि लिखो, अ मैन इज़ वॉकिंग विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अ मैन इज़ वॉकिंग विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, 3 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। The rain appears to fall with 7 meter per second vertically. The rain appears to fall with 7 meter per second vertically. So find the actual speed of the rain. Find actual speed and direction of the rain. Find the actual speed and direction of the rain. तो इसका बस डायग्राम बनाने का ट्राई करो। पहला स्टेप डायग्राम, उसके बाद फिर कैलकुलेशन। तो पहला स्टेप डायग्राम बनाने का ट्राई करो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो।
हाँ, मतलब ये जो 7 उसको नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है, डाउनवर्ड, तो 7 तुमने ऊपर बनाया उसको नीचे बनाओ। हाँ, ये जो बना है ये दिख रही है उसे अब। हाँ, मतलब ये रिजल्टेंट, मतलब ये फाइनली माइनस होकर निकल के आ रही है, तो असली में कहाँ पे होगी? बिल्कुल सही बनाया सुरभि, ये असली मतलब दौड़ रही है इंसान और ये उसे अपीयर हो रही है, तो रेन असली में कहाँ फॉल हो रही होगी, है ना? ये नीचे गिर रही है और ये पूरी सही बनाया तूने, ये माइनस कर दिया और ये माइनस वाले को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए, तो सही बना दिया एकदम कृतिका, बिल्कुल सही। तो देखो क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ऐसी है कि आदमी दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली, लाइक से इधर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। और रेन किधर अपीयर हो रही है? रेन अपीयर हो रही है इधर वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड से। दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। तो मतलब ये रिजल्ट, ये फाइनली उसको जो अपीयर हो रही है वो है। तो देखना हम कैसे लिख सकते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अब ये हमारे पास है और ये हमारे पास है, तो हमें ये पता चल जाएगा। तो ये पता चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकली ज़रा सा देखते हैं इसे। वेलोसिटी ऑफ रेन इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और ये वाली चीज़ इस तरफ होकर प्लस हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन। ये चाहिए हमें। इसका मतलब इन दोनों का वेक्टर सम केवल सम करना है, मतलब ये दोनों का सम करना है यहाँ पे उठा के, तो बस उठा दिया। ये है भाई वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। अब सारे पैरामीटर्स फाइंड कर लेंगे अब हम, एक बार पता चल गया तो। लाइक से ये एंगल थीटा है, तो ये 3, ये 7, tan थीटा पता चल गया फटाफट, 3/7। और मैग्नीट्यूड हाइपोटेन्यूज का 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 9 प्लस 49 √58। तो आंसर क्या लिखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ रेन इज √58 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल tan इनवर्स 3/7 विथ वर्टिकल। ठीक है, ये रिवर बह रही है, ठीक है, रिवर बह रही है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। बस सुनो इसको, समझो, लिखने विखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसे डायग्राम बना के समझ लेते हैं। तो रिवर बह रही है ऐसी, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे एक इंसान है, वो छलांग मारना मतलब डाइव करके तैर के एग्जैक्टली इधर पहुँचना चाहता है। एग्जैक्टली मतलब अपोजिट पॉइंट पर, ना कि थोड़ा इधर ना कि थोड़ा इधर, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर। तो पहले तो एक इस कॉन्शियसनेस पे अपन एग्री करते हैं कि अगर वो एकदम सीधे उसने जान लगाई तो वो इधर नहीं पहुंचेगा, वो तो कहीं उधर पहुंच जाएगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि उसको ड्रिफ्ट करते हुए रिवर लेके चली जाएगी। तो अगर उसको यहाँ पहुंचना है तो किधर डाइव लगानी चाहिए? दम उसको इधर साइड लगानी चाहिए। तो वो हमें पता करना है कि भाई उसको दम लगानी है तो इधर लगानी पड़ेगी। अब कुछ पैरामीटर समझ लेते हैं कि इसकी जो विड्थ है रिवर की, दैट इज़ 15 मीटर्स, ठीक है। और ये तैर सकता है 5 मीटर पर सेकेंड से, मतलब कहीं भी तैर, इधर तैरे चाहे इधर तैरे चाहे कहीं भी तैरे, 5 मीटर पर सेकेंड से तैर सकता है। तो हमें बताना है कि ये कितने एंगल पे इसको डाइव लगानी पड़ेगी।
P एग्जैक्टली इस पॉइंट पर पहुंच जाए। क्वेश्चन समझ में आया? अब इसको ज़रा लगाओ दिमाग कि क्या करेंगे। वेक्टर्स के टर्म्स में सोचो, वेक्टर्स के टर्म्स में। एक वेक्टर है वो खुद जिस तरह वो दम लगा रहा है, दूसरा वेक्टर है वो रिवर का बहाव जिस तरह वो बहा के ले जा रहा है, और हम क्या चाहते हैं कि रिजल्टेंट किधर आए? हम चाहते हैं रिजल्टेंट आए एग्जैक्टली इधर। ये आ रही बात समझ? तो थोड़ा 2 मिनट के लिए बस सोचो, फिर मैं एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। ऐसी सिचुएशन में मैथमेटिकली कैसे डील करें, तो ज़रा लगाओ, हाथ पे मारो थोड़े। इसको तुम एक्सिस सिस्टम पे उतारोगे, अगर एक्सिस सिस्टम बना के दोनों वेक्टर्स को, तो तुम्हें कुछ आइडिया चमकेगा। तो एक्सिस सिस्टम बना के उतारो, सारे वेक्टर्स मार्क कर लो कि 2 वेक्टर्स किस तरफ है और हमें रिजल्टेंट किधर चाहिए, तो कुछ आइडिया चमकेगा। इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो जहाँ से वो कूद रहा है। वाई एक्सिस पे जाना है उसको, ये एक्स एक्सिस पे। वेलोसिटी क्या बोल रहे हो आदर्श? हाँ, तो देखो क्या कर लिया हमने, एक्सिस सिस्टम मान लिया और 2 वेक्टर का वेक्टर यहाँ पे है इंसान मान लो सपोज। एक वेक्टर उसको इधर साइड लेके जा रहा है एक्स की तरफ, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा वेक्टर जो खुद अपना दम लगा रहा है वो उसको कहीं इधर साइड लेके जा रहा है, वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला वाई एक्सिस के साथ एंगल थीटा है, वो थीटा हमें फाइंड करना है। तो देखो अच्छा इसके थोड़ा डेटा चेंज करो, नहीं तो अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। इसको 15 करो, अभी मैं वो बताऊंगा तुम्हें क्यों नहीं आएगा आंसर, कि 15 कर लो उसकी स्पीड को, क्योंकि वो पूरी की पूरी इधर भी दम लगा देना अगर 5 मीटर पर सेकेंड में, तब भी वो उधर ही जाएगा, बच ही नहीं सकता। तो थोड़ा 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको विजुलाइज करते हैं अपन, केवल इतने पे फोकस करो। रिजल्टेंट किस साइड आना चाहिए? रिजल्टेंट आना चाहिए ऊपर की साइड। तो ये मैंने मार्क कर दिया रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट। अच्छा, ये वाला पहला वेक्टर तो एक्स एक्सिस की तरफ ही है, इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस की तरफ है। लेकिन ये थोड़ा हल्का सा टिल्टेड है, तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाले को जब रिजॉल्व किया तो देखना क्या बनेगा। इसको रिजॉल्व किया तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा, वो क्या होगा 15 साइन थीटा। किस बात को पकड़ पा रहे हो तेजी से? केवल इस पे फोकस करो, ये जो है ये इस वाले को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो एक तो इस तरफ बनेगा कहीं पे, दैट इज 15 कॉस थीटा, और एक परपेंडिकुलर बनेगा इस तरफ 15 साइन थीटा। तो अब 15 साइन थीटा वाला इसको कैंसिल कर देगा, तभी ना पूरा उस तरफ आएगा। तो देखो क्या बोल रहा हूँ फिर से, एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट मैंने तोड़ लिए। ये वाला जो है, ये वाला वेक्टर, इसको मैंने एक ना लिखते हुए 2 का समेशन लिख दिया। एक है जिसमें 15 साइन थीटा और एक है जिसमें 15 कॉस थीटा, और दूसरा वाला अलग स्पेस में मान लो यहाँ पर है, कितना है वो 10। अब इनका रिजल्टेंट, इन 3 का रिजल्टेंट किधर आना चाहिए? पूरा का पूरा ऊपर साइड। अब ये 3 वेक्टर जैसा हो चुका है, क्योंकि एक के 2 कंपोनेंट तोड़ लिए,
और एक के तो है ही ऑलरेडी x की तरफ, तो इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स तो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते, इसका और इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, ये आपस में ही मर मिटेंगे, तभी हो सकता है ये। तो 15 sin थीटा 10 के बराबर होना चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा ऊपर चला जाए। तो यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी कि 15 sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 10। तो sin थीटा की वैल्यू आ गई 10/15 यानी कि 2/3। तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2/3। इतने पे उसे छलांग मारनी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ में नहीं आया तो इसको मैं फिर से 2-4 बार एक्सप्लेन करूँगा अलग अलग तरीके से। ज़रा सा भी डाउट है तो बताओ इसमें। मतलब हमने यहाँ पर वो ब्यूटी ऑफ वेक्टर्स यूज़ कर लिया कि एक वेक्टर तो रैंडम डायरेक्शन में था, एक तो हमारे फिट एक्स डायरेक्शन में था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रैंडम डायरेक्शन में था। तो क्लियरली ये इससे एग्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं है। जब परपेंडिकुलर हो या अलॉन्ग हो तभी हम कुछ कंक्लूजन कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। जो पहले वेक्टर के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट आ गया 15 sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर वाई एक्सिस की तरफ आ गया 15 cos थीटा। तो पूरा का पूरा हमारा सिचुएशन क्या इमेजिन किया था हमें कि रिजल्टेंट होना चाहिए वाई के अलॉन्ग। तो रिजल्टेंट वाई के अलॉन्ग कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब ये एक दूसरे को काट दें। काट दें मतलब एक उस तरफ है एक उस तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। इसलिए हमने यहाँ पे 15 sin थीटा को 10 से बराबर कर दिया। आ रहा है समझ में? तो थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये कैसा जाएगा, मतलब इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं। sin 2/3 के एंगल पे, तो sin 2/3 के एंगल पे तो वो दम लगाएगा, जाएगा वो ऐसा ही, मतलब वो ऐसा तैर रहा है, थोड़ी देर बाद मतलब यहाँ से शुरू किया मान लो सपोज ये, थोड़े टाइम के बाद वो यहाँ पहुँच गया लेकिन अभी भी टिल्टेड है, थोड़े टाइम बाद वो यहाँ पहुँच गया लेकिन अभी भी टिल्टेड है, थोड़े टाइम बाद वो यहाँ पहुँच गया अभी भी टिल्टेड है, यहाँ पहुँच गया। तो रहेगा वो टेढ़ा लेकिन जाएगा एग्जैक्टली ऐसे ही। ये बात समझ में आ रही है? मतलब अगर हमारा ब्रेन इसको ऐसे प्रोसेस कर रहा है कि वो ऐसे जाके ऐसे पहुँचेगा तो नहीं, वो जाएगा सीधा ही, बट वो थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड रहेगा। इस बात को एंटिसिपेट कर पा रहे हो? ये स्पेस में 4 पॉइंट्स हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, बहुत ऊपर, धरती से बहुत ऊपर, जहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। तो हम ये ऊपर से देख रहे हैं ना, और विंड का डायरेक्शन इस तरफ है, विंड इज ब्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। और हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि एरोप्लेन यहाँ पे अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे टर्न ले लेगा वो। नॉर्मली प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो कर्व लेके टर्न लेता है वो, तो हम मान लेते हैं कि वो कॉर्नर पे मुड़ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है 200 मीटर पर सेकेंड, और उसको ट्रैवर्स कुछ इस तरीके से करना है, ABCD।
दिस इज 3000 मीटर्स, 30,000 मीटर्स स्क्वायर है ये, ठीक है। तो उसको कितना टाइम लगेगा यहाँ से ऐसे आने के यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, नेट टाइम, टोटल टाइम इन ट्रैवर्सिंग। विंड एग्जैक्टली उसी तरफ चल रही हमेशा, मतलब इसका मतलब जब वो इधर टर्न लेगा तो वो तो 200 मीटर पर सेकेंड से उड़ सकता है, तो थोड़ी कम हो जाएगी स्पीड। जब अलॉन्ग जाएगा तो थोड़ी बढ़ जाएगी स्पीड, मतलब उसका इंजन उसको परमिट करता है कि विदाउट, अगर एयर नहीं है तो वो 200 मीटर पर सेकेंड से स्टिल एयर में उड़ सकता है। अच्छा, ये वाले सिचुएशन तो बहुत ईजी है, ये तो तुम अभी तुरंत चिपका दोगे इसमें कि यहाँ पे 250 हो जाएगी, यहाँ पे 150 हो जाएगी, दिमाग इधर लगाना है, ठीक है। तो टाइम इन ट्रैवर्सिंग द स्क्वायर ABCD, ABCD इसको ट्रैवर्स करना है। तो A से B में तो इसको लग रहा है 250, कोई दिक्कत ही नहीं है, 250 स्पीड हो गई। C से D में इसको लग रहा है ये स्पीड हो जाएगी इसकी 150। B से C और इसमें क्या होगा, अच्छा B से C में उसको नेट इस तरफ रखना है, अपना ट्रैवर्सिंग इस तरफ रखना है, तो उसको थोड़ा कुछ टिल्टेड फॉर्म में मुड़ दौड़ना पड़ेगा, तो वो भी तुम्हें खुद से ही डिसाइड करना है। कैलकुलेशन थोड़ी बेकार से आएगी तो उसकी टेंशन मत लेना, बस वो बताओ कि दिमाग क्या लगेगा। तो B से C वाले को कर लेते हैं ज़रा सा एनालाइज। अच्छा, विंड की स्पीड तो निश्चित है, वो तो इस तरफ है 50 मीटर पर सेकेंड, और किस तरफ जाना है ये भी हमें पता है, तो मतलब जो रिजल्टेंट है वो इधर आना चाहिए। तो इसका मतलब एरोप्लेन को उसको किस तरफ टिल्ट करा के चलाना पड़ेगा कि वो इस तरफ आ जाए, इस तरफ, मतलब जो 200 मीटर पर सेकेंड है वो इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वो कितने टिल्ट पे चलना चाहिए, लेट्स से थीटा। अच्छा, उद्देश्य क्या है हमारा, उद्देश्य कि रिजल्टेंट पता चल जाए, क्योंकि स्पीड ना तो 200 होगी इस तरफ, ना ही 50 होगी, बट कुछ उसका मिक्सचर होगी, तो हमें पता करना है कि ये कितनी होगी, तो उसके लिए एंगल का अंदाज़ा होना चाहिए। तो एंगल को हमने लिख लिया थीटा। अब वही काम इसको रिजॉल्व कर लिया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिजॉल्व है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा 200 साइन थीटा, और ये वाला होगा 200 कॉस थीटा, और 50 200 साइन थीटा के बराबर होगा, तभी इस तरफ होगी वेलोसिटी। क्या ये बात समझ पा रहे हो, पिछले क्वेश्चन में अपन ने यही किया था। तो 50 इज इक्वल टू 200 साइन थीटा, यहाँ से हमने थीटा निकाल लिया, 50 इज इक्वल टू 200 साइन थीटा। तो साइन थीटा आ गया यहाँ से 1/4। अगर साइन थीटा आ गया तो कॉस थीटा भी आ जाएगा, क्योंकि हमें 200 कॉस थीटा से मतलब है इस बार। कॉस थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4, तो दैट इज √3/2। सही है, सही है। तो कॉस थीटा ये आ गया, तो दैट इज इस तरफ अब स्पीड कितनी हो गई, 200 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इज √3/2, तो ये हो गई
100√3 आ रहा है समझ में? आराम से एब्जॉर्व करो, कोई जल्दी नहीं है अपन को, आराम से धीरे धीरे। तो ये वाली स्पीड कितनी हो गई, ये मिल गई अब हमें 100√3। ये वाली ए से बी वाली तो मिल ही चुकी थी, सी से डी वाली मिल ही चुकी थी। अब डी से ए वाली अब तुम निकालो। डी से ए वाली किस तरीके से निकलेगी, बी से सी जो हमने तरीका लगाया उसी तरीके से निकलेगी, बस एरोप्लेन को अब ऊपर साइड भिजवाना है। इस साइड, हाँ निकालो निकालो, वैल्यू कैलकुलेट करो एक बार। कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मुझे ये, क्योंकि अगर cos थीटा √3/2 यानी कि 30 डिग्री है तो 1/2 होना चाहिए। अच्छा इसका स्क्वायर करना भूल गए, यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/16 होगा ये। तो 16 में से क्या 15, √15/4, √15/4 करना है यहाँ पर, यानी कि 50√15। यहाँ पर होगा ये 15√15। √8/9 आएगा, डी ए के अलॉन्ग। कैसे, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? √8/9, 50√8/3 दिखाना कैलकुलेशंस। तुम कैलकुलेट मन ही मन में करके, नहीं अच्छे से करो एक बार। क्योंकि गलत आ रहा है, वही तो ढूंढ रहा, कहाँ गलती कर दी तुमने। डायग्राम बनाओ, डायग्राम। नहीं मतलब उसमें ऊपर की तरफ लेके जानी है रिजल्टेंट। प्लेन तो कहीं भी उड़ सकता है 200 से, लेकिन हवा एक ही डायरेक्शन में चल रही है 50 में। कितनी यहाँ कैलकुलेशंस? इसके सुरभि का डायग्राम सही है, सही आंसर आएगा। ये वाला डी है ना, ये डी है, ठीक है।
हवा किस तरफ बह रही, उस तरफ बह रही। हाँ तो देखो अब देखते हैं, सब रिलैक्स स्टेट में देखो। यहाँ पे हमें क्या करना है, डी से ए तक पहुँचाना है, ठीक है। विंड तो एक ही निश्चित डायरेक्शन में चल रही है, दैट इज़ 50 मीटर पर सेकेंड। ये दिस डी, दिस इज़ ए। तो प्लेन किधर साइड होना चाहिए, थोड़ा सा इधर साइड। तो ये प्लेन इधर साइड हो गया, और वो चलता है 200 मीटर पर सेकेंड से, और इस एंगल को अपन लाइट से अल्फ़ा बोल देते हैं। अब क्या करना है, अब इसको रिजॉल्व कर लेना है। ये रिजॉल्व हो गया, इसका क्या है 200 कॉस साइन अल्फ़ा, और यहाँ से हो गया 200 कॉस अल्फ़ा, और पूरी की पूरी स्पीड उस तरफ हो, इसलिए ये वाली वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 50 के बराबर। तो ये इक्वेशन बन गई, 200 साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 50। तो साइन अल्फ़ा यहाँ से कितना आ गया 1/4, वही का वही, कॉस अल्फ़ा ही वही आएगा। कॉस अल्फ़ा आ गया √15/4। तो ये वाली वैल्यू रिजल्टेंट की वैल्यू है, कितनी हो गई है 200 √15/4, दैट इज़ 50 √15, वही आ गई है ना। जो इधर से इधर में आई थी वही इधर से इधर में आ गई। तो ये हो गई 50 √15। अच्छा, 1 मिनट का हॉट लेके अपन समझते हैं इधर से क्या ये दोनों बराबर आ रही हैं। तो हम एक ही कैलकुलेट करके इसको लिख सकते थे क्या, जजमेंट करके। तो थोड़ा सोचो कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन यहाँ पर भी हमको परपेंडिकुलरली लानी है पूरी वेलोसिटी नीचे साइड, और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर लानी है विंड की स्पीड से, लेकिन ऊपर साइड। तो कोई मैग्नीट्यूड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा लेकिन मैग्नीट्यूड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हम नहीं पता ये सब चीज़ें, हमें प्रैक्टिस के थ्रू आएंगी, मतलब कॉन्शियसनेस में। तो पहले तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ये। अब यहाँ तक आ गए, अब काम ख़त्म हो गया। अब तो 9th क्लास की वो चाहिए बस हमें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टाइम कितना लगा उसका टोटल घूमने में। तो A से B तक का टाइम लिख लेंगे पहले T1, फिर B से C का लिख लेंगे T2, फिर T3 लिख लेंगे और T4 लिख लेंगे, और सबको ऐड कर देंगे। तो T1 इज़ लाइक स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन 0 हो, और वो की है एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं यहाँ पर। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम T1 इज डिस्टेंस है 30,000, D लिख देते, D तो कॉमन ही है सब में, है ना। ये A से B को भी D लिख दिया, इसको भी D लिख दिया, इसको भी D लिख दिया, इसको भी D लिख दिया, सब 30,000 है। डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज स्पीड 250, फिर D अपॉन 50 √15, फिर D अपॉन 150, फिर D अपॉन 50 √15। टोटल टाइम कितना हो जाएगा इन सब का सम। तो ऐड कर लेते हैं, D कॉमन निकाल लिया। ये देखो डबल काउंट हो रहा है इसका और इसका, तो इसको 2 डिवाइडेड बाय 50 √15 कर देते हैं, दैट इज 1/25 √15। और इनका सिंगल सिंगल काउंट हो रहा है, 1/250 और 1/150। तो 1/250 प्लस 1/150, और इसको अब तो सॉल्व कर ही लेंगे हम फ्रैक्शन को, है ना। ये आंसर हो जाएगा। D की जगह वहाँ पे 30,000 लिखना है। अच्छा, टोटल आंसर निकाल लिया, गुड।
ठीक है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन में दो वेक्टर्स दिए हुए हैं v1 और v2। फटाफट हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ वेक्टर 1 विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर 2। एक वेक्टर 3 भी मार्क कर देते हैं यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ वेक्टर 1 विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर 2, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर 1 विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर 3 एंड वेलोसिटी ऑफ वेक्टर 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। इसकी स्पीड लिख लो 5 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। 1 तो दिख रहा है 3 आई कैप है, v1 तो क्लियरली हमें दिख रहा है, दैट इज़ 3 आई कैप। लेकिन v2 को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो v2 को रिजॉल्व कर लेते हैं। एक कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस आ जाएगा ऊपर की साइड, दैट विल बी 4 sin 30 डिग्री, 4 sin 30 डिग्री, है ना। इसमें ज़रा भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत बताना, ये अपन को एकदम क्लियर रहेगा ना, तभी अपन क्वेश्चन आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 4/2 यानी 2 हो गया, तो 2 तो जे कैप में हो गया ये, और माइनस में हो गया, माइनस एक्स की तरफ कितना हो गया, 4 cos 30 डिग्री, तो 4√3/2 यानी 2√3, तो 2√3 हो गया ये माइनस आई कैप में। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, v2 को लिखेंगे माइनस 2√3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। फिर v3 पर आ गए, v3 को रिजॉल्व कर लेते हैं। एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव y की तरफ, और एक आ जाएगा पॉजिटिव x की तरफ। मैग्नीट्यूड है 5, तो 5 cos 45 या 5/√2, 5/√2 तो हो गया प्लस i की तरफ, और माइनस 5/√2 मतलब 5/√2 माइनस j की तरफ। तो इसको लिख देंगे 5/√2 आई कैप माइनस 5/√2 जे कैप। अब जो लिखना है वो लिख सकते हैं हम, डिफरेंस ही लिखने हैं सबके। तो ये क्या है, v1 माइनस v2, तो v1 में से v2 को घटा देंगे, और अब काम ख़त्म हो चुका है। अब तो बहुत आसान सा काम है। तो बता दो इनके आंसर डायरेक्ट क्या होंगे। कहाँ पे, हाँ फर्स्ट वाला, देखो चेक करो सही है क्या ये। फिर 1 3, तो 3 माइनस 5/√2 आई कैप
और फिर प्लस 5/√2 जे कैप। अच्छा, एक बार हमें मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन मिल गई, फिर ड्रॉ तो हम कर ही देंगे। तो मैथमेटिकल ये बहुत ही अजीब से है, मतलब इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा हमें। तो कुछ अजीब से नंबर हैं ये, इस वजह से हम उनको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे बस, लेकिन हाँ इन्फॉर्मेशन पूरी है। विथ रिस्पेक्ट टू 3 माइनस V1 माइनस V3। V1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है, यानी कि V1 माइनस V2, फिर 1 रिस्पेक्ट टू 3 है, तो मतलब V1 माइनस V3। तो ये बात तो मैंने तुम्हें बताई दी होगी, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। अगर इस टाइप का वेक्टर लिखा हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, A² प्लस B² प्लस C² का अंडर रूट। ठीक है, अगर 2 होते हैं तो 2 ही, 3 है तो तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर दिया। तो इसमें एक देखने वाली बात ये है कि अगर मैं 2 वेक्टर्स ऐसे लिखूँ, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और दूसरा वेक्टर लिखूँ 3i कैप प्लस 4j कैप। अच्छा, दो डायमेंशन में ही लेते हैं ताकि अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। एक वेक्टर ये लिख दिया और दूसरा ये लिख दिया, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। क्यों आएगा? फॉर्मूला लगाएंगे अगर हम कि इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3² प्लस -4 का स्क्वायर। यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर हमें पूरे नंबर का करना है, पूरा नंबर -4 ही है वो। और यहाँ पर भी करेंगे तो क्या आएगा, 3² प्लस 4² का अंडर रूट। तो दोनों वैल्यूज़ बराबर आएंगी। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ऐसा क्यों, वेक्टर्स तो अलग अलग हैं क्लियरली, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है। तो मतलब दोनों का लंबाई बराबर है। तो देख लेते हैं बना के एक बार, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पहला वेक्टर क्या है, 3i कैप माइनस 4j कैप। तो 3 तो हो गया पॉजिटिव में, पॉजिटिव एक्स में, और 4 हो गया नेगेटिव वाई में। मतलब ऐसा बनेगा ये कुछ इधर साइड। दिस इज़ पहला वेक्टर। और दूसरा वेक्टर 3 पॉजिटिव में और 4 भी पॉजिटिव में, वाई भी। तो एक तो यहाँ पर और पॉजिटिव में यहाँ पर, तो यहाँ ऐसा हो गया। तो दोनों वेक्टर्स हैं अलग अलग, दिस वेक्टर इज़ अलग, दिस इज़ अलग, लेकिन उनकी लंबाई सेम आ रही है। मैग्नीट्यूड का मतलब ही लंबाई होता है ना। तो ये पॉइंट याद रखना है कॉन्शियसनेस में। सब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज मैं तुम्हें क्लास के लास्ट में बताना चाहता हूँ, जो तुम्हें याद रहे आगे चल के, जो 10th तक हमने नहीं देखे हैं बट 11th में बहुत कंपल्सरीली याद रखने पड़ेंगे। जैसे sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या, डबल द एंगल है, एंगल का डबल है। हम सिंगल एंगल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन्हें। तो sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 2-3 फॉर्मूले रटेंगे बस आज। फिर cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
कॉस 2 थीटा को हमने ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में रिप्रेजेंट किया है, और एक फॉर्मूला जानते हैं हम 10th क्लास से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अगर इसके जगह इमेजिन करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक और माइनस है, तो दिस विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। या अगर हम इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देते, तो इसकी जगह इमेजिन करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 तो माइनस में आएगा लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा, तो इट विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, और एक चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए, ये मेन वाली, ये तो हम ऑन द स्पॉट सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं tan 2 थीटा वाला। दिस इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इनका यूज़ क्या आएगा, ये बस एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसका क्लास खत्म करेंगे। कि हमसे कोई बोले बताओ साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू तो हमें ऐसे कुछ पता नहीं है, बट इसके डबल एंगल की वैल्यू पता है ना। तो इसका डबल एंगल वी नो दैट साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता है हमें 1/√2। ठीक है, सो इफ दिस इज थीटा, ये अगर थीटा है तो ये क्या है, ये 2 थीटा। मतलब हमारे पास सिचुएशन में हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू पता है, वी नो दिस वैल्यू, और हमें साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला उठा लेंगे कोई सा, ऐसे फॉर्मूले में उठाएंगे जिसमें साइन थीटा की वैल्यू पता हो हमें, मतलब पता करनी है, साइन 2 थीटा की वैल्यू पता हो। तो अगर ये वाला उठा लिया तो बात बन जाएगी, क्योंकि कॉस 2 थीटा भी पता है। अच्छा, ये वाला उठाया अगर, तो इसमें साइन 2 थीटा तो पता है, ये निकालना है, लेकिन ये नहीं पता, क्योंकि कॉस 22.5 भी अननोन है, अगर साइन 22.5 अननोन है तो ये वाला फॉर्मूला उठा लेंगे। तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से हमें कौन सी वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू पता है, और ये वाली वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो cos 2 थीटा इज लाइक cos 45 डिग्री, यानी कि 1/√2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को हम फिलहाल के लिए x बोल देते हैं, और वही हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो अब सॉल्व हो जाएगा, ये इस तरफ आ गया और वो उस तरफ चला गया, तो ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/√2। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई √2 माइनस 1/√2, और 2 भी आ गया इधर, तो 2 से 2 कट गया तो √2 बचा ऊपर। तो x स्क्वायर इज 2 माइनस √2। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो रूट करना पड़ेगा, तो √2 माइनस √2। तो एक्चुअली 2 वैल्यूज़ आएंगी, जब ऐसे स्क्वायर करते हैं ना तो प्लस माइनस आता है। ठीक है, तो 2 वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन एक को डिस्कार्ड कर देंगे हम, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती, साइन 22.5 हमें पता है प्लस होता है, इसलिए नेगेटिव को डिस्कार्ड कर देंगे। तो एक छोटा सा प्रैक्टिस होमवर्क नोट करो, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्री एंड cos 22.5 डिग्री। tan 22.5 और
cos 22.5 डिग्री की वैल्यू यूज़ करनी है इन फॉर्मूलेस का यूज़ करते हुए।